नमस्कार। आज मौलिक अधिकारों का जो भाग 1 वीडियो पब्लिश हो चुका है, उसका भाग 2 जो फंडामेंटल राइट्स का जो पहला वीडियो था, उसमें मौलिक अधिकार क्या होते हैं और उनको मौलिक ही अधिकार क्यों कहा जाता है। फिर भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, तो उस अधिकार पत्र की कैसी प्रकृति है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और समानता के अधिकार की चर्चा की गई थी। आज के इस वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे हम। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक हमको स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख मिलता है संविधान में। और अनुच्छेद 19 में कुछ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, और उसके बाद अनुच्छेद 20, 21 और 22 के द्वारा भी कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त है, जिनकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, वहां से शुरू होता है। उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उसमें सबसे पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी सभा में भाषण दे सकते हैं और उसके द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप समाचार पत्र या पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करके भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यानी आपको भाषण और लेखन की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता भी निर्बाध नहीं है। उस पर कुछ प्रतिबंध हैं। कौन कौन से? आप ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता ही खतरे में पड़ जाए। तो सबसे पहला प्रतिबंध जो है भाषण और लेखन के अधिकार पर, वो ये है कि आपका भाषण या आपका लेख जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रभुता और अखंडता ही खतरे में पड़ जाए। यानी इस तरह का कोई भी उकसाने वाला लेख आप नहीं प्रकाशित कर सकते, या इस तरह के उकसाने वाले भाषण नहीं दे सकते जिससे कि आपके देश की एकता और अखंडता को ही खतरा पैदा हो जाए। फिर देश की सुरक्षा, तो देश की सुरक्षा के हित में भी आपके भाषण और लेखन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, उसको लेकर के भी आपके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि जैसे हमने स्वतंत्रता के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। यानी विश्व जो था वो 2 गुटों में बट गया था। एक तो था सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का गुट, और दूसरा था अमेरिका के नेतृत्व में लोकतंत्रवादी देशों का गुट या पूंजीवादी देशों का गुट। तो हमारे लिए ऑप्शन था कि या तो हम अमेरिका वाले गुट में शामिल हो जाएं या सोवियत संघ वाले गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन हमने दोनों गुटों में शामिल न होते हुए गुट निरपेक्षता का मार्ग चुना। यानी हम दोनों ही गुटों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे और अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना चाहते थे। तो उस समय कई बार ऐसा पाया गया कि हमने जिस तरह से खुल करके अमेरिका की आलोचना की, उसी तरह से खुल करके हमने सोवियत संघ की आलोचना नहीं की। तो उसका कारण ये था कि हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध उस देश के साथ थे। उसने विकट परिस्थितियों में कई बार हमारा साथ दिया था, और इसलिए हम उस तरह से खुल करके उसकी आलोचना नहीं कर सकते थे। तो आपको जो भाषण और लेखन का अधिकार प्राप्त है, ये तो एक उदाहरण था। इसी तरह से और भी देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो आप उस देश ने अगर कोई गलत काम भी किया हो तो आप खुल करके उसकी आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उस देश के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो प्रभावित हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार अगर आपके इस अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाती है तो वो ये नहीं कहलाएगा कि आपके अधिकार का हनन हो गया। इसका मतलब ये है। फिर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि अगर आपका भाषण या आपका जो लेख है वो दंगों को उकसा रहा है, उससे सांप्रदायिक दंगे ही फैल रहे हैं,
तो सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो रही है, तो फिर आपके इस तरह के जो लेख है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है या आपको भाषण देने से रोका जा सकता है। फिर इसके अलावा शिष्टाचार या सदा के हित में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी आप अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, आप किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, यानी ये आप ये नहीं कह सकते कि हमको तो भाषण का अधिकार है और हम भाषण में गाली देंगे या हम गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो शिष्टाचार या सदा के हित में भी आपके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर न्यायालय का अपमान भी आप नहीं कर सकते। न्यायालय का अगर अपमान होता है आपके किसी भाषण से, तो न्यायालय आप पर मुकदमा चला सकता है अवमानना का आरोप लगा करके। और अपराध को उद्दीपन के लिए अगर आप इस तरह के भाषण दे रहे हैं, इस तरह का लेख प्रकाशित कर रहे हैं जिससे किसी को अपराध करने के लिए प्रेरणा मिल रही है, तो ऐसे आपके भाषण और ऐसे लेख को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यानी आप कोई भी सभा कर सकते हैं, कोई सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होगा और हथियारों के बिना होगा। तो इसमें भी भारत की प्रभुता या अखंडता के हित में इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारत की प्रभुता या अखंडता ही खतरे में है, तो उस समय आपको रोका जा सकता है कि भाई आप सभा मत करिए कुछ समय के लिए। अगर देश की एकता ही संकट में हो जाए या देश की सुरक्षा ही संकट में पड़ जाए, तो फिर यह सार्वजनिक सुरक्षा या व्यवस्था भंग हो रही हो या ऐसी कोई तनावपूर्ण स्थिति है, उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि आप शांतिपूर्वक सभा करना चाहे, तो सरकार जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। कई बार धारा 144 लागू कर दी जाती है, कई बार कर्फ्यू भी लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका ये अधिकार है वो सीमित किया जा सकता है। फिर है तीसरा समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप अपना कोई संघ बना सकते हैं, कोई समुदाय बना सकते हैं। आप कई लोग अपने हितों को लेकर के कोई समूह बना सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप समुदाय बनाए, आप अपना संघ बनाए। इस पर भी प्रतिबंध है कि सदाचार के हित में इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, देश की प्रभुता और अखंडता के हित में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी अगर आपके समुदाय या संघ बनाने से देश की एकता खतरे में पड़ रही है, शांति व्यवस्था खतरे में पड़ रही है, या फिर कोई और बात है, सदाचार के हित में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी अगर इससे सदाचार को खतरा है, तो उस तरह से इस अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। असीमित ये अधिकार भी नहीं है। अब चौथा है भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी हमने इकहरी नागरिकता ही रखी है। पूरे देश की एक ही नागरिकता है, स्टेट्स की अलग से नागरिकता नहीं है, और आप पूरे देश में कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहीं से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है, साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जाति या जनजाति के हितों की रक्षा के लिए इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कुछ जैसे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर अगर जा करके लोग उनकी शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, तो फिर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, कुछ लोगों का वहां जाना रोक सकती है। अब भारत राज्य के किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता, तो ये जो निवास की स्वतंत्रता थी, ये जम्मू कश्मीर के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं भी अब समाप्त हो गई है। तो अब भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं और उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी मूव करके वहां जाकर के बस सकते हैं।
आप अभी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और आप जाना चाहते तमिलनाडु में जाकर के रहना, तो रह सकते हैं। साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जाति या जनजाति के हित में इस स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है और आपके निवास को वहां पर रोका जा सकता है। अब छठा है कोई वृत्ति, आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप अपने भरण पोषण के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं, आजीविका के लिए कोई नौकरी कर सकते हैं। इस मामले में आप स्वतंत्र हैं कि आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, कौन सा व्यापार करना चाहते हैं। अब इस पर भी 3 प्रकार के प्रतिबंध हैं। तो साधारण जनता के हित में राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, यानी आपको कुछ कोई व्यवसाय करने से रोक भी सकता है। जैसे आप कहें कि मैं तो नशीली दवाओं का उत्पादन करूंगी, मैं नशीली दवाएं बेचूंगी, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि साधारण जनता के हित में राज्य द्वारा इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे मद्य निषेध जब लागू किया जाता है कुछ कुछ राज्यों में, तो वो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम तो शराब बेचेंगे, हमको वृत्ति आजीविका चुनने का अधिकार है, तो हम कोई भी वो करेंगे, कोई भी धंधा करेंगे, आप स्मगलिंग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो सार्वजनिक हित में आपके इस अधिकार को रोका जा सकता है। फिर साधारण जनता के हित में किसी वृत्ति या आजीविका के लिए तकनीकी अर्हता निर्धारित की जा सकती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने डॉक्टर की डिग्री ली नहीं है, आपने कोई स्टडी नहीं की है और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम तो दवाई देते हैं, हमको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, आपने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली और आप कह रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। उसी तरह से और भी, जैसे कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपको नहीं है और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो कंप्यूटर चलाएंगे, हमको तो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते। यानी किस सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा कुछ तकनीकी अर्हताएं तय की जा सकती हैं और ये आपके वृत्ति, आजीविका और व्यवसाय चुनने की जो स्वतंत्रता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं माना जाएगा। आप वो तकनीकी अर्हता रखते हैं तो तब आप वो व्यवसाय चुन सकते हैं, अगर वो अर्हता आप नहीं रखते तो आप वो व्यवसाय नहीं चुन सकते। फिर राज्य को ये भी अधिकार प्राप्त है कि वो या तो स्वयं या अपने स्वामित्व में कोई निगम या व्यापार चला सकता है। जैसे जो लोक निगम होते हैं ना सरकार द्वारा स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस बॉडीज जो होती है, तो वो सार्वजनिक हित में वो इस तरह का काम कर सकता है। जैसे जीवन बीमा निगम है या जैसे रेलवे है, तो ये सार्वजनिक हित में राज्य जो है कोई भी वृत्ति आजीविका राज्य अपने संरक्षण में भी चला सकता है। तो ये तीसरा प्रतिबंध है। अब ये तो था अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं और उन पर लगे हुए प्रतिबंध। अब अनुच्छेद 20 में जो व्यवस्था है स्वतंत्रता के बारे में, तो वो है दैहिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को तब तक बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। या किसी भी व्यक्ति को दोषी तभी ठहराया जा सकता है जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया था। अगर उस तरह का कानून नहीं था और उसने कोई काम किया है तो फिर उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रचलित कानून का उल्लंघन अगर उसने किया है तभी उसको दोषी ठहराया जा सकता है और उसको दंडित भी किया जा सकता है। और उस कानून में उस अपराध के लिए जितनी मात्रा में दंड की व्यवस्था है उतना ही दंड उसको दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं या उससे कम भी नहीं। दूसरी बात, एक ही अपराध के लिए एक बार दंडित किया जा सकता है, तो वही अपराध उसने बहुत बार किया हो तो भी दंड जो है वो एक ही बार उसको दिया जा सकता है, तो बार बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता। जिससे कई बार क्या होता है कि कुछ कैदी जो होते हैं वो
बहुत समय तक कैद में रहते हैं और अभी फैसला ही नहीं हो पाता है, सिद्ध ही नहीं हो पाता है कि वो उन्होंने वो अपराध किया था या नहीं। और सिद्ध होते होते उसके लिए जितनी निर्धारित जो दंड की व्यवस्था है उतना तो वो जेल में काट चुके होते हैं। तो फिर जब सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद न्यायालय उनको छोड़ देता है कि इतना दंड तो वो ऑलरेडी काट चुके हैं, तो अब उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो ये नहीं कि भाई अब सिद्ध हो गया तो उसके बाद इतने साल और उनको रहना है जेल में, नहीं, अगर वो ऑलरेडी उतना टाइम जेल में व्यतीत कर चुके हैं तो फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 20 में ये स्वतंत्रता दी गई है कि पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति को अपराध जब तक सिद्ध नहीं हो जाता उसको मुजरिम नहीं कहा जा सकता। अपराध सिद्ध होने के बाद ही उसको दंडित किया जाएगा। और ये सिद्ध हो जाए कि प्रचलित जो कानून था उसको उसने तोड़ा है, उसके बाद ही उसको दंडित किया जाएगा। और उसमें जितने दंड की व्यवस्था है उतना ही उसको दंड दिया जाएगा। और फिर किसी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर है अनुच्छेद 21 में प्राण, दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी प्रक्रिया से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जैसे आपको अगर कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप पहले वो क्या कहते हैं उससे कि भैया हमको वो दिखाओ, गिरफ्तारी का कारण बताओ और आप वारंट दिखाओ कि वास्तव में हमारे विरुद्ध कोई है। जैसे आपके घर की तलाशी लेने में कोई आता है तो आप ये कहते हैं सर्च वारंट दिखाओ पहले, ऐसे ही हम आपको तलाशी लेने नहीं देंगे। तो गिरफ्तार करने में कोई आता है तो उसका वारंट होता है गिरफ्तारी का, वो आप दिखाओ, उसके बाद ही हम गिरफ्तारी देंगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति की जो दैहिक स्वतंत्रता है उसका हनन नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी ये जो प्रोसीजर है वो कौन तय करता है? हमारी व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका जैसा भी कानून बनाएगी, कितना भी कड़ा क्यों ना हो, अगर वो कानून है तो न्यायालय फिर उस कानून के अनुसार ही व्यवस्था करेंगे, उस कानून के अनुसार ही ये तय करेंगे कि जो काम किया गया था वो सही था या नहीं। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है वहां पर वैधिक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है उसकी शक्ति थोड़ी सीमित हो जाती है, क्योंकि जो न्यायालय है वो खाली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के आधार पर तय नहीं करते किसी भी मामले को, फिर वो ये भी देखते हैं कि क्या ऐसा करना उचित था। यहाँ जो हमारे जो न्यायालय हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया थी उसका पालन हुआ है या नहीं। हाँ, ये जरूर वो कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो भी उचित होना चाहिए, लेकिन एक बार तय होने के बाद फिर वो उस प्रक्रिया के आधार पर ही निर्णय देते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी प्रक्रिया से आपकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। और आप अपने उसमें व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं, ये आपका निजता का जो अधिकार है वो भी इससे संबंधित है। अब अनुच्छेद 22 जो है वो बंदीकरण और नजरबंदी से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसमें निवारक निरोध की व्यवस्था भी है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम ये तय करें कि बंदीकरण की स्थिति में आपको कौन कौन से प्रोटेक्शन प्राप्त है, कौन कौन सा संरक्षण प्राप्त है। तो पहला है, सबसे पहले तो बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारण से अवगत कराना आवश्यक है, आपको कारण बताना जरूरी है। फिर उस व्यक्ति को अपनी इच्छा से कानूनी परामर्श लेने का अधिकार है, वो अपनी इच्छा से वकील कर सकता है। फिर बंदी बनाए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। और ये जो 24 घंटे उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, तो
तो समझ लो जो निकटतम मैजिस्ट्रेट कभी दूर है और वहां तक पहुंचने में 1 दिन और लग जाता है, तो वो यात्रा वाला जो समय, इतना समय तो नहीं लगता है, पर 2-4 घंटे भी लग सकते हैं, तो वो 2-4 घंटे जो है वो 24 घंटे में शामिल नहीं होंगे। तो यात्रा का समय हटा करके बाकी समय में 24 घंटे के अंदर निकटतम मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। और मैजिस्ट्रेट जब ये कहे कि हाँ ये बंदीकरण सही था, तभी आप लंबे समय तक उसको बंदी बना सकते हैं। अन्यथा अगर आपने गैर कानूनी ढंग से उसको बंदी बनाया है तो फिर मैजिस्ट्रेट उसको बाइज्जत बरी करने के लिए आदेश दे सकता है। अब इसमें भी अपवाद है, इसके 2 अपवाद हैं। मतलब ये जो भी संरक्षण आपको प्राप्त है बंदीकरण की स्थिति में, ये 2 तरह के व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। पहला, अगर गिरफ्तार व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक है, तो आपको अगर शंका है कि वो जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है या शत्रु देश का है, तो उसकी गतिविधियां जो है संदिग्ध है, तो फिर ऐसे व्यक्ति पर ये वाली जो व्यवस्था है वो लागू नहीं होती। जो भी बंदीकरण की स्थिति में जो जो संरक्षण प्राप्त है वो इस पर लागू नहीं होते। मतलब वो अपने पसंद का वकील भी नहीं कर सकता और उसको 24 घंटे से ज्यादा भी बंदी बनाया जा सकता है। फिर यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाया गया हो, तो उस पर भी ये 24 घंटे वाला नियम लागू नहीं होता। अब ये निवारक निरोध है क्या, इसकी बात भी यहाँ कर ली जाए। जैसे कि पहले भी बताया था कि निवारक निरोध का मतलब ये है कि व्यक्ति को ये नहीं है कि वो अपराधी है, लेकिन ये आपको आशंका है कि वो अपराध कर सकता है, तो उसको अपराध करने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में खंड 4 से लेकर 7 तक इस निवारक निरोध के बारे में पर्याप्त व्यवस्थाएं दी गई है कि अगर निवारक निरोध मतलब नजरबंद किया जाता है उस व्यक्ति को, उसको अपराध करने से रोकने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसको कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है और कितने समय तक उसको और ज्यादा बंदी बनाने के लिए क्या क्या करना होता है, ये सारी व्यवस्थाएं उस पर दी गई है। अब इसमें कौन कौन से संरक्षण प्राप्त है। निवारक निरोध के अंतर्गत अगर बंदी बनाया जाता है किसी व्यक्ति को, नजरबंद किया जाता है, तो उसको क्या क्या संरक्षण प्राप्त है। 3 माह तक तो उसको बनाया जा सकता है, लेकिन 3 माह से ज्यादा अगर नजरबंद करना है तो परामर्श मंडल एक होता है, एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसका परामर्श आवश्यक है। उसके बिना आप 3 माह से अधिक तक उसको बंदी नहीं बना सकते। परामर्श मंडल ने अगर सिफारिश कर दी है तो 3 माह से ज्यादा भी बंदी बनाया जा सकता है। ये जो परामर्श मंडल है उसमें उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं या इस पद के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को रखा गया है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो 3 माह की अवधि उसको 2 किया गया था, लेकिन ये जो संशोधन था उसका ये जो भाग है वो लागू नहीं हुआ, तो अभी तक ये 3 माह ही है। संबंधित व्यक्ति को यथाशीघ्र बंदी बनाए जाने के कारणों से अवगत कराया जाएगा, ये भी है। अब वो टाइम पीरियड नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको बंदी बनाने का के कारणों से अवगत कराना तो है कि आपको क्यों नजरबंद किया गया है, कारण तो बताना ही होगा। सरकार उससे अपने बंदी बनाए जाने के विरुद्ध याचिका दायर करने के अवसर भी प्रदान करेगी। मतलब वो न्यायालय में याचिका भी दायर कर सकता है कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, सरकार को गलतफहमी है और उसने मुझे फालतू में नजरबंद कर लिया है, तो वो अपनी याचिका दायर कर सकता है, खुद को निर्दोष सिद्ध साबित करने की कोशिश भी कर सकता है। फिर वो अगर सरकार से अगर कुछ जैसे सूचना का अधिकार होता है ना, तो कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता है कि भाई सरकार हमको ये सूचना दे कि हमको क्यों बंदी बनाया गया है, कुछ तथ्य अगर वो उस सूचना में चाहता है, तो सरकार ऐसे तथ्यों की जानकारी देने से इनकार भी कर सकती है जो कि सार्वजनिक हित में उजागर करना
हानिकारक हो सकता है। तो सरकार इस आधार पर ऐसे तथ्यों को जाहिर होने से रोक सकती है। वो कह सकती है कि भाई ऐसा इन तथ्यों को आपको बताना सार्वजनिक हित में उपयुक्त नहीं है। फिर संसद किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत अगर 3 माह से ज्यादा किसी को बंदी बनाना है तो उसके लिए कानून बना सकती है। मतलब सरकार ने पहले भी बनाया है, पहले एक रासुका बनाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और उसको मीसा भी कहा जाता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर उसके बाद में एक आया टाडा, जिसको कहा जाता था टेररिस्ट एक्टिविटी डिटेंशन एक्ट, और उसके बाद में एक आया पोटा। तो ये सारे जो एक्ट हैं अलग अलग, ये संसद द्वारा बनाए गए थे, और इसी तरह से जो संदिग्ध लोग थे उनको बंदी बनाने के लिए, नजरबंद करने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। और परामर्शदाता जो मंडल होता है, परामर्श मंडल, उसके सिफारिश के बिना भी 3 माह से अधिक व्यक्तियों को नजरबंद बनाया गया है इन कानूनों के तहत। फिर संसद ये भी कानून बना सकती है, एक बात ये भी है कि संसद को यह अधिकार है कि वो परामर्श मंडल किस प्रक्रिया का प्रयोग करेगा, कौन सा प्रोसीजर वो अपनाएगा, तो वो प्रोसीजर भी संसद कानून बना करके तय कर सकती है। तो संसद को काफी शक्तियां प्राप्त हैं इस मामले में। तो ये तो था स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें आपको पता चलेगा इन सब के अध्ययन से कि हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो है तो सही, लेकिन उस पर पर्याप्त प्रतिबंध भी हैं, और ये आवश्यक भी है। अगर प्रतिबंधों के अभाव में आपको स्वतंत्रता दी जाए तो स्वतंत्रता न होकर के स्वच्छंदता हो जाती है, तो आपकी जो स्वतंत्रता है वो स्वच्छंदता न बन जाए, इसलिए इसको जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो इस वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैं यही इसको समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।